हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विथ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें हमने फर्स्ट माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, कितने तरह की होती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी और डिविजनल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाई जाती है, एक इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बनाई जाती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 बिजनेस हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डिविजनल होता है या मल्टी प्रोडक्ट होता है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होती है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, या आप अपने एक डिवीज़न को दूसरे डिवीज़न के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे आपका एक डिवीज़न साइंस है और दूसरा डिवीज़न कॉमर्स है, तो साइंस डिवीज़न को हम कॉमर्स डिवीज़न की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रन नहीं कर सकते, तो हमें दोनों डिविजन्स को अलग तरीके से रन करना पड़ेगा, अलग लेवल पर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। दैट्स व्हाई द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज़ इम्प्लीमेंटेड formulated for individual business of an organization. So what is business level strategy? The business level strategies are the course of action adopted by an organization for each of its business separately. ठीक है, जैसे एक साइंस डिवीज़न है, एक कॉमर्स डिवीज़न है, तो ये दोनों डिफरेंट बिजनेस हैं फॉर इट्स बिजनेस सेपरेटली टू सर्व identified customer groups and provide value to customers by satisfaction of their need। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, या ऐसा बोलें बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल बिजनेसेस में हम आइडेंटिफाइड कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करके उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में फर्स्ट, to achieve this objective or satisfaction of want of consumer, for this business should have to first identify their customer। उन्हें ये देखना होता है कि उनके कस्टमर्स कौन से, उनके टारगेट्स कौन से होंगे, क्योंकि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी किस तरह की डिमांड होगी, किस तरह की वांट होगी, उनके बारे में जानना और उसे सेटिस्फाई करना, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट से प्रिडिक्ट एंड सेटिस्फाई फ्यूचर कस्टमर्स नीड। ठीक है, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा हु इज़ योर कस्टमर और उनकी नीड क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या वांट है, क्या नीड है, देन सेकंड हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। अब आपको ये देखना होगा कि आपके पास में कौन कौन से रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं। इन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज से आप किस तरीके से कोर कॉम्पिटेंसीज जनरेट करेंगे और इन कोर कॉम्पिटेंसीज से किस तरह से आप कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करेंगे और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सो द सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, how to bundle resources and capabilities to form core competencies and use these core competencies to satisfy consumer need, customer need and provide value to them। ठीक है, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। सो सिंपली बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का जो टारगेट होता है वो कस्टमर ग्रुप होता है। हमें किस तरीके से कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ताकि हम इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके या लीड कर सके। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, अब इसमें हम बात करेंगे माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर देर आर 3 वेज टू अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उन्होंने ऐसे 3 बेसिस बताए थे जिससे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। तो इन्हीं तीनों वेज को, इन्हीं तीनों मीडियम्स को माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी कहते हैं। दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। इन्हें जेनेरिक स्ट्रैटेजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज स्ट्रैटेजीज आर इम्प्लीमेंटेड और एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड साइज। इवन
प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सब पे ही एप्लीकेबल हो सकती हैं। इसीलिए इन स्ट्रैटेजीज़ को माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजी। एक्स एक्सिस पे लिया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी यही बताती है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हैं, कौन कौन से रूट हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और वाई एक्सिस पे ले रखा है कॉम्पिटिटिव स्कोप। स्कोप से आपका दायरा क्या होगा कि आप एक ब्रॉड मास मार्केट को सर्व करना चाहेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। अगर आप एक बिग फर्म है, एक बिग कंपनी, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओबियसली आपका जो स्कोप होगा, जो दायरा होगा, वो एक ब्रॉड मास मार्केट होगा। लेकिन अगर आप एक छोटी फर्म है तो आपको एक छोटे एरिया में एक नैरो, एक निश अप्रोच को फॉलो करना होगा और एक नैरो कस्टमर एरिया को सर्व करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव स्कोप। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के माइकल पॉटर के अकॉर्डिंग दो रूट होते हैं, दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन कि आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर अवेलेबल करवाइए। दैट मीन्स मार्केट में आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सबसे कम प्राइस पर अवेलेबल होना चाहिए। और कम प्राइस पर प्रॉफिट मार्जिन्स आप तभी गेन कर पाएंगे जब आपकी कॉस्ट उन सब मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर में लीस्ट होगी। तो पहला तरीका ये है कि आपका प्रोडक्ट सेम है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मार्केट में सबके पास सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, तो आपका जो प्राइस है वो उन सब में क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड लो कॉस्ट प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएशन मीन्स प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जितने भी मार्केट में सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से आपका जो प्रोडक्ट है उसके जो फीचर्स हैं, उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए। और उस यूनिकनेस के लिए आप क्या चार्ज कर सकते हैं, एक प्रीमियम अमाउंट, एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विद लीस्ट कॉस्ट इज कॉल्ड लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड यूनिक फीचर्स दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब ये मैट्रिक्स ये बोलता है कि अगर आप लीस्ट कॉस्ट, लो कॉस्ट पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपका टारगेट एरिया एक ब्रॉड मास मार्केट है, तो इस स्ट्रैटेजी को विच सर्व लो कॉस्ट प्रोडक्ट इन ब्रॉड मास मार्केट, ब्रॉड टारगेट एरिया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप। This is called cost leadership strategy. ठीक है, तो cost leadership strategy simply says when you serve least cost product at broad mass market. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है और आपका टारगेट एरिया, आपका स्कोप एक ब्रॉड मास मार्केट है, तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो रूट तो दो ही हैं कि या तो आपका प्रोडक्ट लीस्ट कॉस्ट पर अवेलेबल होना चाहिए या आपके प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स होने चाहिए। जब ये दोनों ही चीज़ें आप एक ब्रॉड मास मार्केट के लिए यूज़ करते हो, देन यू शुड बी अ कॉस्ट लीडर और यू शुड यूज़ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपका टारगेट एक नैरो मास मार्केट है, आप निश अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो क्योंकि आप एक छोटी फर्म हो, आपके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप एक बड़े एरिया को सर्व कर सको, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो, उस छोटे एरिया में ही आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हो लीस्ट कॉस्ट पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके, तो इसे हम बोलेंगे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। है तो कॉस्ट लीडरशिप ही, क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज लीस्ट कॉस्ट पर अवेलेबल करवा रहे हैं, सबसे कम प्राइस पर, लेकिन हमारा टारगेट एरिया नैरो है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। एंड सेम, हमारा टारगेट एरिया नैरो ही है, लेकिन हम किस तरीके से अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं विद यूनिकनेस, देन दिस इज कॉल्ड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो देखा जाए तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ जेनेरिक स्ट्रैटेजी, तीन ही हुई। कौन कौन सी? फर्स्ट कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड डिफरेंशिएशन एंड थर्ड फोकस। फोकस दो तरह से होती हैं,
Focus strategies, there are two kinds of focus strategy, focus cost leadership and focus differentiation. इसे बोलते हैं माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी एंड दिस इज माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स. तो अब हम वन बाय वन इन स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे. लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, कॉस्ट लीडरशिप. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी मीन्स आप एक ब्रॉड मार्केट को सर्व करते हैं विथ लीस्ट कॉस्ट. ठीक है, आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस उस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट में सबसे कम होंगे. अब प्राइजेस को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरी तरीके से अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा. वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो सके, रिड्यूस हो सके. क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आप कम प्राइसेस पर भी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे और मार्केट में लीड कर पाएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी? इट इज़ अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी दैट एम्स एट broad mass market. It requires vigorous effort on cost reduction in the areas of procurement, production, storage, distribution of goods and services and also economies in overhead cost. यानी आप हर तरीके से अपनी cost को control करने की कोशिश करोगे. Because of lower cost, the cost leader is able to charge a lower price for its product and still make satisfactory profit. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ये सक्सेसफुली लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट होते हैं जो इस स्ट्रैटेजी को अट्रैक्टिव बनाते हैं. दैट मीन्स वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो अगर आपने अचीव कर लिए तो आपके लिए कॉस्ट लीडर बनना अट्रैक्टिव रहेगा. तो कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट हैं, इनकी एक लिस्ट है. जैसे इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. दैट मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमीज़ का बेनिफिट उठा रही है तो वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगी और उसके लिए कॉस्ट लीडर बनना अट्रैक्टिव रहेगा. लेकिन अगर वो डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर काम कर रही है यानी उसे किसी तरह के बेनिफिट्स नहीं हो रहे तो उसके लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी. तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग और एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट अचीव कर रही है, दैट मीन्स लर्निंग और एक्सपीरियंस कर्व पे जब आप आगे होते हैं तो जैसे जैसे आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है क्योंकि एरर्स और डिफेक्ट्स कम होने लगते हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट्स अचीव कर रही है तो उसके लिए कॉस्ट लीडर बनना अट्रैक्टिव रहेगा. परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अगर प्लांट कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, से 85% और 90%, तो कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट कम आती है. लेकिन अगर आपका प्लांट यूटिलाइजेशन परसेंटेज कम है, से 50% और 60%, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपके लिए कॉस्ट लीडर बनना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा. तो दैट इज़ द फैक्टर परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. द अनदर फैक्टर इज लिंकेज विद सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. आपके सप्लायर्स के साथ में अच्छे रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी हैं, तो टाइम पर मटेरियल राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में अवेलेबल हो पाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी टाइमली हो पाएगा पर्टिकुलर मार्केट्स में. तो अगर आपके रिलेशन सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में स्ट्रॉन्ग है, आपके लिंकेज स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और आपके लिए कॉस्ट लीडर बनना अट्रैक्टिव रहेगा. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रैटेजी को अट्रैक्टिव बनाते हैं. तो हम सारे एलिमेंट्स को अदर में ले रहे हैं. जैसे आपकी R&D कॉस्ट कम है, आपकी लेबर कॉस्ट कम है, आपकी शिपिंग कॉस्ट कम है, टैक्स रेट्स आपकी कम है. तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कंट्रोल कर पाएगा और उसके लिए कॉस्ट लीडर बनना क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा. सो दीज आर सम कॉस्ट एलिमेंट विच मेक दिस स्ट्रैटेजी अट्रैक्टिव. Now the cost leader producer, least cost producer in industry can be effective when means आप मार्केट में लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनते ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा? नहीं. उसके लिए मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए ताकि आपको लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने का बेनिफिट मिल सके.
फॉर एग्जांपल मार्केट में जो बायर्स हैं उनको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो प्रोडक्ट में क्या चाहिए, यूनिकनेस चाहिए। जैसे लोग एप्पल ख़रीदना पसंद करते हैं, एप्पल का फ़ोन ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें यूनिकनेस चाहिए, उन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बायर्स इस नेचर के हैं कि उन्हें प्राइजेस से बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसे बायर्स को हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव बायर। कि अगर प्राइजेस में ज़रा सा फ्लक्चुएशन है, यानी अगर दो शॉपकीपर्स हैं और दोनों के प्राइजेस में डिफरेंस है, तो बायर लीस्ट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर्स है, उससे ख़रीदना पसंद करेगा क्योंकि उसके लिए प्राइस मैटर करता है, उसके लिए उसके लिए क्वालिटी या यूनिकनेस मैटर नहीं करती। तो ऐसे बायर्स को हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव। अगर बायर प्राइस सेंसिटिव हैं तभी आपका कॉस्ट लीडर बनना सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर बायर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उन्हें तो क्वालिटी से मतलब है, आप प्राइस कितना भी चार्ज कर लो, तो उस केस में लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस, ऐसी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो मार्केट में होनी चाहिए, तभी आपका कॉस्ट लीडर बनना या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फॉलो करना बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जो मार्केट में होनी चाहिए, तभी आप जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, द फर्स्ट वन, प्राइस सेंसिटिव बायर होने चाहिए। फ्यू वेज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होने चाहिए, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। आपसे खरीदें तो भी उसी तरह का प्रोडक्ट है, किसी दूसरे शॉपकीपर से खरीदें तब भी सेम प्रोडक्ट है, उसमें फीचर्स चेंज नहीं हो रहे, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तभी तो क्या होगा कि प्रोडक्ट अगर सेम है तो जो कम प्राइस चार्ज करेगा आप उससे लेना पसंद करेंगे। सो देयर इज अ फ्यू वेज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज। बायर डू नॉट केयर अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, उसे ब्रांड के बारे में या ब्रांड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। तो उस केस में हम प्राइस सेंसिटिव बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मार्केट कैप्चर कर सकते हैं विथ लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, लो कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप में क्या क्या होना चाहिए, एक सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। सो सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप तभी हो सकती है जब आप हर तरह से अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो देयर विल बी हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड, लिमिटेड पर्क्स, intolerance of waste, budget control, reward linked with cost control and broad employee participation। यानी जो डिपार्टमेंट्स या जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे डिपार्टमेंट्स को आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो ये सारे तरीके यूज़ करके हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को क्या बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द कॉस्ट लीडरशिप इज टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शंस टू बी टेकन। यानी अब अगर आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे, क्या क्या काम करने होंगे, व्हाट एक्शंस टू बी टेकन टू बिकम अ कॉस्ट लीडर। तो क्या क्या करना होगा, आपको वो हर कोशिश करनी होगी जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम हो सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके। तो यू शुड फोरकास्ट डिमांड प्रॉम्प्टली, क्योंकि अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया है या अंडर प्रोडक्शन कर लिया है, दोनों ही केसेस में आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट, इन दोनों से आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। जैसे आप प्लांट कैपेसिटी को मैक्सिमम परसेंटेज पे यूटिलाइज कर रहे हो या आप बल्क में काम कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल पे डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप मास लेवल पर, एक बड़े लेवल पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। अकॉर्डिंगली आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड रेजिस्टेंस टू डिफ्रेंसिएशन, जहाँ तक हो सके डिफ्रेंसिएशन पे नहीं जाना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट सिमिलर होना चाहिए, तभी आप सिमिलर फीचर्स के लिए कम प्राइस चार्ज करके और मार्केट में कॉस्ट लीडर बन पाएंगे। तो आपको ये एक्शंस लेने होंगे अगर आप एक कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं।
लेकिन कॉस्ट लीडरशिप बनने का मतलब हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना नहीं होता, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी की भी अपने आप में कुछ रिस्क हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी? द फर्स्ट वन इज इमिटेट द स्ट्रैटेजी। इस बात की हमेशा रिस्क बनी रहती है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा R&D करके, बहुत सारे रिसर्च करके, प्लानिंग करके और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का कॉस्ट को रिड्यूस करने की प्लानिंग की और आप कॉस्ट लीडर बनना चाह रहे थे, और आपके कॉम्पिटिटर ने भी आपकी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। जब आपने अपने प्राइजेस कम किए, उन्होंने भी अपने प्राइजेस को कम कर लिया, तो आपको कॉस्ट लीडर होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ अ रिस्क कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लें और वो भी अपने प्राइजेस को क्या कर ले, कम कर लें, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। The second risk is technological breakthroughs। टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज यानी कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हो सकता है कि आपने जो इतने एफर्ट्स किए हैं कॉस्ट लीडर बनने के, वो सारे फेल हो जाएं। जैसे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए आपने बहुत रिसर्च किया, एनालिसिस किया, प्लानिंग की, आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया ताकि आप मार्केट में लीस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बन सकें। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपके प्रोडक्ट की जगह पर मार्केट में नए सब्स्टिट्यूट्स, न्यू प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका, तो आपके जितने भी एफर्ट्स थे कॉस्ट लीडर बनने के, वो सारे क्या हो गए, यूजलेस हो गए, फेल हो गए। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज क्या करते हैं, एक रिस्क क्रिएट करते हैं। दीज आर द थ्रेट। द लास्ट रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप इज चेंजेस इन बायर्स इंटरेस्ट। बायर का इंटरेस्ट ही चेंज हो गया, अब उसका आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसे बोलें कि अब उसके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता। अब उसे क्या चाहिए, अब उसे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट चाहिए, अब उसे यूनिक फीचर चाहिए, प्राइस उसके लिए अब मैटर नहीं कर रहा। तो अगर बायर का इंटरेस्ट ही चेंज हो गया तो आपके कॉस्ट लीडर बनने के जो एफर्ट्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सम रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट द कॉस्ट लीडरशिप इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये बात ध्यान रखिएगा कि माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़ के जो एडवांटेजेस हैं वो हमें माइकल पॉटर के 5 फोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ही देने हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल, देयर आर 5 फोर्सेस विच इफेक्ट और प्रेशराइज द फर्म। तो अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं तो किस तरीके से ये प्रेशर्स आपके लिए काम करेंगे, या किस तरीके से आप इन प्रेशर्स को हैंडल कर पाएंगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट एडवांटेज विद राइवलरी, कि अगर आप कॉस्ट लीडर हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने प्राइजेस को कम करके भी हायर प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर पाएंगे। तो राइवलरी आपको प्रेशराइज नहीं कर पाएगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर आपको प्रेशराइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप लीस्ट कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, तो बायर अपनी जो परचेज है वो आपसे कंटिन्यू रखेंगे। सप्लायर्स अगर किसी तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट करके आपके कॉस्ट को इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में बहुत सारी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सप्लायर्स के इस बढ़े हुए प्राइजेस को भी क्या कर पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे और सेम प्राइजेस पर प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर पाओगे। न्यू एंट्रेंट्स के लिए कॉस्ट लीडरशिप एक बैरियर का काम करेगी। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम कर रहे हो, आपको बल्क डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, आप एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट उठा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम है, तो किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए उस कॉस्ट पर आना मार्केट में ये शायद पॉसिबल ना हो पाए। सो दिस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्रिएट अ बैरियर टू अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। एंड द लास्ट वन इज सब्सटीट्यूट्स। तो जब आप लीस्ट कॉस्ट पर, लीस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं तो कस्टमर्स इजीली आपके प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, और कॉस्ट लीडर जो स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले सप्लायर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट, अपने फॉर्मूलाज को पेटेंट करवा के भी और सब्सटीट्यूट्स के रिस्क को, सब्सटीट्यूट के थ्रेट्स को कम कर सकते हैं। तो अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं तो ये जो प्रेशर्स हैं ये आपको ज़्यादा इफेक्टेड नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। लेकिन प्लस के साथ साथ स्ट्रैटेजी के कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, या हम इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं। लिमिटेशन कैसे?
कॉस्ट एडवांटेज आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे शायद, क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस स्ट्रैटेजी को कॉपी करेंगे। आप प्राइसेस कम करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर को भी मार्केट में सर्वाइव करना है, ठहरना है, तो वो भी अपने प्राइसेस को क्या करेगा, कम करेगा। तो मे बी कि आपका ये कॉस्ट एडवांटेज लॉन्ग टर्म तक मेंटेन ना रहे। ओनली विथ हायर सेल्स वॉल्यूम, देखिए कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप बल्क में सेल करते हैं, ठीक है। जब हम बड़े लेवल पर सेल करते हैं तभी हम कम प्राइसेस पर भी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर पाते हैं। तो अगर आपका सेल्स वॉल्यूम कम है, आप एक छोटे एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। दिस स्ट्रैटेजी बिकम एक्सपेंसिव इन लॉन्ग रन। आप कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बहुत मार्केट रिसर्च करते हैं, आप डिमांड को प्रॉम्प्टली फोरकास्ट करने के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं, आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत R&D करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी को क्या कर देंगे, एक्सपेंसिव कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे R&D एक्सपेंडिचर, मार्केट रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें क्या कर देंगी, लॉन्ग रन में आपकी स्ट्रैटेजी को अल्टीमेटली एक्सपेंसिव बना देंगी। एंड लास्ट वन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो आपने जो एफर्ट्स कर रखे हैं कॉस्ट लीडर बनने के, वो सारे एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, फेल, क्योंकि मार्केट में नया प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के।